Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on Daniel Defoe, his important novels and characters of the novel. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये लिस्ट है डेनियल डिफो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के। रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स, कॉलोनल जैक, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, रोक्सोना, कैप्टन सिंगलटन, द किंग ऑफ पैरेट्स, The Political History of the Devil, Apparition of Mrs. Bell, Memoirs of Cavalier the Englishman। तो इसमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं और कुछ पम्पलेट्स वगैरह भी हैं, पोएम्स भी हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी होगी उनके बारे में। लेट अस सी द फर्स्ट वर्क, रॉबिन्सन क्रूसो। डेनियल डिफो का ये वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, बहुत ही फेमस नॉवेल है इनकी। 25 अप्रैल 1790 को ये पब्लिश्ड होता है। इस नॉवेल के थीम्स देख लेते हैं। थीम्स क्या है? प्रोग्रेस, सेल्फ रिलायंस, सिविलाइजेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिश्चियनिटी। तो इस नॉवेल्स के ये थीम्स है, प्रोग्रेस है, सेल्फ रिलायंस है, सिविलाइजेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट थीम है दैट इज क्रिश्चियनिटी। कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन है। रॉबिन्सन क्रूसो, मैन फ्राइडे, द पोर्तुगीज कैप्टन, द स्पेनियार्ड, जोरी, द विंडो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। एक्चुअली थीम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से थीम को डिस्कस किया जा रहा है। और कैरेक्टर से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कैरेक्टर किस वर्क से लिया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो, प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर हु begins the novel as a young middle class man in York in search of a career। तो इस जो वर्क है, नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो टाइटल के, इसमें रॉबिन्सन क्रूसो नाम का मेन कैरेक्टर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है और साथ ही नरेटर इस नॉवेल का। वो नॉवेल्स को जो नॉवेल है उसको स्टार्ट करता है एज ए यंग मिडिल क्लास मैन के रूप में यॉर्क में, और जो कैरियर की सर्च में होता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को यंग मिडिल क्लास मैन के रूप में प्रेजेंट किया गया है और ये नॉवेल का स्टार्ट करता है, इसका नरेटर है। और इस टाइम में वो क्या कर रहा है, अपने करियर की तलाश में होता है। ही इज इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फ रिलायंट एंड एडवेंचरस। क्रूसो रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉलोनियल माइंड। रॉबिन्सन क्रूसो इस नॉवेल में ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड को रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर पूछा जा सकता है, दैट इज रॉबिन्सन क्रूसो। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज Friday, a 26-year-old Caribbean native and cannibal who converts to Protestantism under Crusoe's tutelage। मेन फ्राइडे जो है वो 26 ईयर का ओल्ड कैरिबियन नेटिव है और ये कानिबाल भी है। तो ये किसके इफेक्ट में आता है? रॉबिन्सन क्रूसो के इफेक्ट में आकर ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। Friday represents not just a Caribbean tribesman but all the natives of America, Asia and Africa। तो फ्राइडे इस नॉवेल में कैरिबियन ट्राइब्समैन को तो रिप्रेजेंट करता है, साथ में अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के जो नेटिव्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे क्रूसो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड को। और फ्राइडे जो ट्राइब्समैन है कैरिबिया के, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के। तो फ्राइडे कैरिबियन ट्राइब्समैन के साथ साथ ये अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के नेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। द पोर्तुगीज कैप्टन, द सी कैप्टन हु पिक्स अप क्रूसो एंड द स्लेव बॉय Jury from their boat after they escape from their Moorish captors and float down the African coast। द पोर्तुगीज कैप्टन कौन है? ये सी कैप्टन है और ये क्रूसो और जो स्लेव बॉय जूरी है उनको उनके बोट से लेकर जाता है, बचाकर लेकर जाता है। और कहाँ किनसे बचाकर लेकर जाता है? मूरिश कैप्टर से। और फिर वो लोग वहां से अफ्रीकन कोस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर अफ्रीकन कोस्ट से द पोर्तुगीज कैप्टन उन दोनों लोगों को लेकर, क्रूसो और जूरी को लेकर कहाँ चले जाते हैं? ब्राजील। और वहां पे क्रूसो प्लांटेशन ऑनर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द स्पेनियार्ड, वन ऑफ द मेन फ्रॉम द
Spanish ship that is wrecked off Crusoe's island, and whose crew is rescued by the cannibals and taken to a neighboring island. स्पेनियार्ड स्पेनिश शिप का आदमी है जिसकी शिप डैमेज हो जाती है क्रूसो के आइलैंड में, फिर वहां से वो रेस्क्यू किए जाते हैं कानिबाल्स के द्वारा, जो कि नेबरिंग आइलैंड में लेकर जाया जाता है उन लोगों को। Jory, a black slave boy, only briefly introduced during the period Crusoe enslavement in Sally. तो ये ब्लैक स्लेव बॉय है और इसका इंट्रोडक्शन नॉवेल में होता है जब क्रूसो को स्लेव बना लिया जाता है शैली में, तो उसी टाइम में। नेक्स्ट कैरेक्टर द विडो, appearing briefly but on two separate occasions in the novel, the widow keeps Crusoe's 200 pounds safe in England throughout all his 35 years of journey. यहाँ पे जो द विडो है वो क्या करती है, शी इज वेरी फेथफुल एंड लॉयल टुवर्ड्स क्रूसो, वो क्रूसो के 200 पाउंड्स को बचा के रखती हैं, और जब क्रूसो वापस इंग्लैंड आता है तो उसे वो रिटर्न कर देती है। Now next work is Moll Flanders. This is also very famous work of Daniel Defoe. 1722 का वर्क है ये। इसकी थीम देख लेते हैं। मॉल फ्लैंडर्स में जो थीम दिखाया है दैट इज ग्रीड, अ ग्रीड विच लीड्स मॉल टू प्रोस्टिट्यूशन, और ऐसी लालच जिसकी वजह से जो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर मॉल है वो प्रोस्टिट्यूशन को चली जाती है, मतलब इस तरह के एक्शन उसे करने पड़ते हैं। तो here the central character Moll become prostitute due to her extreme greed, और साथ में थीवरी यानी कि चोरी वगैरह, एंड मोरल डिसइंटीग्रेशन, और साथ ही मोरल जो वैल्यू है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है मॉल के कैरेक्टर में कोई मोरल वैल्यू नहीं रह जाती है। मॉल सीज पीपल एज कमोडिटीज, और मॉल के लिए जो लोग हैं वो क्या है, कमोडिटीज की तरह, यूज करो फेंको। कैरेक्टर्स कौन कौन है यहाँ पे मॉल फ्लैंडर्स में, एक तो मॉल फ्लैंडर्स जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस वर्क की, एंड हर मदर द प्लांटेशन ऑनर, the elder brother, the draper, my governess, Robert, Jamie, the banker, the nurse, the gentleman, Humphrey. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मॉल फ्लैंडर्स के। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, नॉट वेरी डिटेल बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना जरूरी है। तो फर्स्ट वी विल सी मॉल फ्लैंडर्स। She is the narrator and protagonist of the novel, who actually goes by number of names. मॉल फ्लैंडर्स कौन है, नरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल की, और ये पूरी अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे नेम चेंज करती रहती हैं, अलग अलग नेम से जानी जाती हैं। शी वॉज एन ऑर्फन बट लिव्स अ वेरिड एंड एक्साइटिंग लाइफ डूइंग 5 मैरिजेस। वो ऑर्फन होती हैं बट बहुत लग्जरियस लाइफ अपना सर्वाइव करती है, एंड फॉर दैट रीजन शी डिड 5 मैरिजेस। तो वो 5 शादियां करती हैं सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। She is a forceful, persistent, resolute young girl. Moll is what kind of girl? Forceful, persistent, resolute young girl. Moll's brother, a convicted felon who was transported to the American colonies soon after her daughter was born. एक्चुअली मॉल की जो मदर होती है, मॉल के जन्म के समय ही उसे अमेरिकन कॉलोनीज में लेकर जाया जाता है, और इससे जो दोनों माँ बेटियां होती हैं वो बिछड़ जाती हैं। She reappears as Moll's mother-in-law because she married unknowingly her half-brother. और लेटर ऑन नॉवेल में क्या होता है कि जो मॉल की मदर है वो मॉल की मदर इन लॉ बन जाती है, बिकॉज मॉल बाय मिस्टेक वो अपने हाफ ब्रदर से शादी कर लेती है, और फिर जब उसे पता चलता है रियलिटी तो फिर वो छोड़ के वापस आ जाती है। द नर्स, अ विडो इन Colchester who takes care of the child Moll from the age of 3 through her teenage years. यहाँ पे from होगा। जो नर्स है वो विडो है कोलकास्टर में, और ये जब मॉल बहुत छोटी बच्ची होती है उसकी देखभाल करती है 3 साल से लेकर उसके टीनेज ईयर्स तक। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द एल्डर ब्रदर, one of 2 brothers in the family with which Moll spends her teenage years. She falls in love with her.
एल्डर ब्रदर जो है, एक फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं, तो उसमें से एक जो बड़ा वाला है उसकी बात की जा रही है। और जो एल्डर ब्रदर है उसके साथ मॉल बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं अपने टीनेज ईयर के, एंड ही फॉल्स इन लव विथ हर, रॉबर्ट, द यंगर ऑफ द 2 brothers who fall in love with मॉल। तो ये जो 2 भाई, बड़ा वाला भाई है द एल्डर ब्रदर, एंड सेकंड जो भाई है वो है रॉबर्ट। तो ये इन दोनों भाइयों के साथ मॉल बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है, एंड बोथ ब्रदर ग्रेजुअली क्या होता है, फॉल इन लव विथ मॉल। ही इवेंचुअली मैरिज हर, बट रॉबर्ट जो है वो मॉल से शादी भी कर लेता है इन स्पाइट ऑफ हिज फैमिलीज डिसअप्रूवल, बट डाइज आफ्टर 5 years। तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मॉल से शादी करता है, बट 5 years बाद इसकी डेथ हो जाती है रॉबर्ट की। तो 1 by 1 आप देखेंगे मॉल के जो अफेयर्स हैं और उसकी जितनी शादियां हैं सबके बारे में। द ड्रैपर, मॉल्स सेकेंड हस्बैंड, अ ट्रेड्समैन विद द मैनर्स ऑफ जेंटलमैन। द ड्रैपर जो है मॉल का सेकेंड हस्बैंड है, वो ट्रेड्समैन है। द प्लांटेशन ऑनर, अ मैन हु मैरीज मॉल अंडर द डिसेप्शन दैट शी हैज अ ग्रेट फॉर्च्यून। प्लांटेशन ऑनर, एक्चुअली प्लांटेशन ऑनर जो है वो मॉल का हाफ ब्रदर है, और बाय मिस्टेक दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। प्लांटेशन ऑनर ये सोचकर मॉल से शादी करता है कि मॉल बहुत वेल्दी लेडी है, और जब बाद में मॉल को ये रियलाइज होता है तो वो वहां से चली जाती है अपने हाफ ब्रदर जो कि उसके हस्बैंड है उसे छोड़कर। द जेंटलमैन, अ वेल टू डू मैन हु befriends मॉल एंड इवेंचुअली मेक्स हर हिज मिस्ट्रेस। द जेंटलमैन जो है वो मॉल के साथ बहुत क्लोज हो जाता है और उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है। द बैंकर, अ प्रॉस्पेरस मैन whom मॉल agrees to marry if he will divorce his unfaithful wife। द बैंकर जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस आदमी है, बहुत धनी है, और मॉल उससे शादी इस शर्त पे करने के लिए तैयार होती है कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा तब। जेमी, also called James, and my Lancashire husband by Moll, he is the only man that Moll has any real affection for। जेमी, जिसे जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको लेकर मॉल कहती है माई लंकाशायर हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी शादियां, बहुत सारे अफेयर मॉल के थे, लेकिन जो जेमी है, जेम्स है, इसके साथ मॉल का रियल कनेक्शन होता है, रियल अफेक्शन होता है। माई गवर्नेंस, मॉल्स लैंडलेडी एंड मिडवाइफ, लेटर हर फ्रेंड एंड कॉन्फिडरेट इन क्राइम। माई गवर्नेंस कौन है, मॉल की लैंडलेडी है और साथ में मिडवाइफ भी है, बाद में मॉल की फ्रेंड भी बन जाती है, और उसके जो क्राइम वाले वर्क है मॉल के साथ, क्राइम में भी पार्टिसिपेट करने लगती है, जो ये लेडी है माई गवर्नेंस। हम्फ्री, मॉल्स सन बाय द हस्बैंड, हर हाफ ब्रदर, ही हेल्प्स हर ऑन हर रिटर्न। हम्फ्री जो है मॉल का बेटा है, जो उसके हाफ ब्रदर हस्बैंड हाफ ब्रदर से हुआ था, और जब वो वापस आती है तो हम्फ्री इसकी काफी मदद करता है, अपनी मदर मॉल की, जब वो रिटर्न अमेरिका आती है तो। मॉल्स कोर डिजायर इज टू फाइंड स्टेबिलिटी, पूरी अपनी लाइफ टाइम में मॉल ने स्टेबिलिटी नहीं गेन की, तो फाइनली वो स्टेबिलिटी चाहती है, और जेम्स के साथ वो स्टेबिलिटी गेन कर लेती है एट द एंड ऑफ द novel. But at the end, what happened? She is caught in prison and sentenced to death. लास्ट में उसने बहुत सारे क्राइम किए थे, तो इसलिए वो पकड़ी जाती है, उस वजह से उसे जेल हो जाता है और उसे डेथ पनिशमेंट मिल जाती है। तो दिस इज अबाउट मॉल फ्लैंडर्स। नाउ अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, तो ये भी नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, डेनियल डिफो का, 1722 में आता है। डिफो रोट इट एज अ वार्निंग, डिफो ने ये क्यों लिखा है, वार्निंग के तौर पे लिखा है। इट इज एन अकाउंट ऑफ द वंस मैन एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर 1665। अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर जो है एक अकाउंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो ये एक मैन की एक्सपीरियंस होती है इन द ईयर ऑफ 1665 की, उसी बेस पे ये लिखते हैं। द नॉवेल इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, इस नॉवेल को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया। जनरली डिफो के जो भी नॉवेल्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में ही होते हैं। थीम है HF praises the power of government to regulate urban spaces, set up houses and impose quarantines on potentially dangerous landowners.
एक्चुअली जब प्लेग स्टार्ट हुआ था 1665 में लंदन में, तो उसी के बारे में डीफो लिखते हैं। इस नॉवेल की जो थीम है, इसका जो मेन कैरेक्टर है एचएफ जो है, हर इस नॉवेल की स्टोरी को क्या करता है, स्टार्ट करता है, बताता है। तो वो तारीफ करता है इस नॉवेल में कि गवर्नमेंट ने किस तरह से प्लेग को कंट्रोल किया था। गवर्नमेंट ने अर्बन जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा दिए थे प्लेग को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही क्वारंटाइन्स वगैरह भी इम्पोज कर दिया गया था। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने लंदन में प्लेग पे कंट्रोल किया था, ऐसा एचएफ बताता है, जो कि नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट है और नरेटर भी है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एचएफ, एचएफ्स ब्रदर, जॉन हेवार्ड द पाइपर, सोलोमन ईगल, डॉक्टर हेथ, जॉन, थॉमस, रिचर्ड, फोर्ड, रॉबर्ट, राकेल, जॉन कॉक, ये कैरेक्टर्स थे और जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर के। हिस्टोरिकल नॉवेल है ये, याद रखेंगे। नाउ लेट अस सी, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। एचएफ द नरेटर ऑफ द नॉवेल, एन अनमैरिड सेटलर हु लिव्ड इन लंदन ड्यूरिंग द प्लेग। एचएफ जो है नॉवेल का नरेटर है और साथ में प्रोटोगोनिस्ट भी है। ये प्लेग के समय लंदन में रहता था। एचएफ्स ब्रदर encouraged HF to leave London in order to save his life. HF का भाई जो है वो अपने भाई HF को क्या करता है, इनकरेज करता है कि प्लेग टाइम में उसे लंदन छोड़ देना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। बट HF ऐसा नहीं करता है। जॉन हेवार्ड, a neighbor of HF's brother whom HF met in his brother's empty home. जॉन हेवार्ड जो है वो HF के ब्रदर का पड़ोसी है और एचएफ की मुलाकात जॉन हेवार्ड से होती है अपने भाई के खाली घर में। द पाइपर वेंट डोर टू डोर ड्यूरिंग प्लेग प्लेइंग हिज ट्यून्स। पाइपर जो है प्लेग टाइम में वो डोर टू डोर जाता था अपनी ट्यून्स प्ले करते हुए। सोलोमन ईगल, अ फेमस इंथुसियास्ट whom HF observed in the street during the plague. सोलोमन ईगल जो है वो फेमस इंथुसियास्ट है और एचएफ जो है उसको प्लेग के दौरान गलियों में क्या करता था, ऑब्जर्व करता था, देखा करता था। डॉक्टर हेथ, अ फ्रेंड ऑफ एचएफ एंड अ फिजिशियन। डॉक्टर हेथ जो है एचएफ के फ्रेंड है। एचएफ कौन है, नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट और नरेटर। और डॉक्टर हेथ जो है एचएफ का फ्रेंड होने के साथ साथ वो फिजिशियन भी है, डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन। John, one of the three men in the story that Aesop relates. John was a soldier turned biscuit maker. एक्चुअली इस नॉवेल में जो एचएफ है, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल है, वो स्टोरी सुनाता है तीन लोगों की। तो उन तीन लोगों की जिनकी स्टोरी वो सुनाता है उनमें से एक है जॉन, जो कि वो बाय प्रोफेशन सोल्डर होता है और लेटर ऑन वो बिस्किट मेकर बन जाता है। टॉमस, द ब्रदर ऑफ जॉन एंड वन ऑफ द थ्री मैन। टॉमस क्या है, जॉन का भाई है जो कि सोल्डर था और बिस्किट मेकर बन जाता है, और ये उन तीन लोगों में से एक है जिनकी कहानियां एचएफ सुनाता है। नाउ रिचर्ड, वन ऑफ द थ्री मैन, अ कारपेंटर बाय ट्रेड। तो उन तीन आदमियों की जिनकी कहानी सुनाता है एचएफ, उसमें से एक है जॉन और उसका भाई टॉमस दूसरा, और थर्ड वन इज रिचर्ड, ये बाय प्रोफेशन कारपेंटर है। Ford, the leader of the larger group of poor travelers from London, escaping the plague in the story of the three men told by HF. HF ने जो तीन लोगों की कहानियां सुनाई है, थ्री मैन की कहानियां सुनाई है, तो इसमें फोर्ड कौन होता है, वो लीडर होता है एक बड़े से ग्रुप का। और वो बड़ा सा ग्रुप कैसा होता है, पुअर ट्रेवलर्स का ग्रुप होता है जो कि लंदन छोड़कर जा रहे होते हैं प्लेग के टाइम में। Robert, HF meets Robert and learns the man is taking care of his family. इन द नॉवल एचएफ की मुलाकात रॉबर्ट से होती है जो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली की केयर कर रहा होता है प्लेग के टाइम में लंदन में। राकेल, राकेल जो है वो रॉबर्ट की वाइफ है, तो ये जो रॉबर्ट है इसकी वाइफ है राकेल। नेक्स्ट वन इज जॉन कॉक। एचएफ रिलेट्स द टेल ऑफ जॉन कॉक, अ बार्बर विथ अ लार्ज फैमिली। एचएफ जो बहुत सारी कहानियां सुनाता है इस नॉवेल में, बहुत लोगों की कंडीशन के बारे में बताता है कि लोगों की कैसी कंडीशन थी प्लेग के टाइम में लंदन में। तो उनमें से एक है जॉन कॉक, इसकी भी वो कहानी सुनाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ एचएफ, जॉन कॉक जो है वो बार्बर है और इसकी जो फैमिली है बड़ी सी फैमिली है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉवेल। व्हाट द नॉवेल
plague year, a journal of the plague year. Now next one is Roxana 1724. Roxana जो नॉवेल है डेनियल डिफो की 1724 की नॉवेल है. Roxana Defoe's last and darkest novel is the autobiography of a woman who has traded her virtue at first for survival and then for fame and fortune. रोक्सना के बारे में कहा जाता है कि ये डेनियल डिफो की लास्ट और डार्केस्ट नॉवेल है. इस नॉवेल में डिफो एक लेडी की ऑटोबायोग्राफी को प्रेजेंट करते हैं. जो वुमेन रोक्सना है वो अपनी वर्चू को क्या करती है, ट्रेड करती है और वर्चू का बिजनेस एक तरह से कर देती है, व्यापार कर देती है. फर्स्ट टाइम उसकी मजबूरी होती है सर्वाइवल के लिए, बट लेटर ऑन उसकी हैबिट हो जाती है, तो वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और अच्छा वेल्थ गेन करने के लिए वो अपनी वर्चू का ट्रेड कर देती है. Its narrator tells the story of her own wicked life as the mistress of rich and powerful men. तो इसकी जो नरेटर होती है रोक्सोना, वो क्या करती है, अपनी जो विकेड लाइफ है यानी कि अपनी जो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि बहुत खराब लाइफ स्टाइल थी, अपनी वर्च्यू को नहीं बचाना, अपनी वर्च्यू को कई लोगों के साथ एक तरह से ट्रेड करना. तो वो बताती है कि किस तरह से वो बहुत सारे पावरफुल और रिच लोगों की मिस्ट्रेस रही है और दैट इज जस्ट फॉर मनी. थीम क्या है इस नॉवेल की? द एग्जामिन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 18th century women owning their own state despite living in a patriarchal society, as with Roxana's claim that the marriage contract is nothing but giving up liberty, state authority and everything to the man. तो इसकी थीम क्या है? 18th century की वुमेन की लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट किया गया है कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो वुमेन थी उनकी क्या दशा थी. 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में पेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता था और उस समय जो वुमेन की कंडीशन थी बहुत खराब होती थी, बट फीमेल जो थी वो भी अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी, तो उसके लिए अलग अलग तरीके वो निकालती थी. तो रोक्साना इस नॉवेल में कहती है कि द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट गिविंग अप लिबर्टी. अकॉर्डिंग टू रोक्सोना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी आजादी, अपने स्टेट, अपनी अथॉरिटी और अपना सब कुछ मैन के हवाले कर देना है. ऐसा रोक्सोना मानती है मैरिज को लेकर कि मैरिज इज जस्ट टू बी द स्लेव ऑफ मैन. द नॉवेल रिप्रेजेंट्स इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन सेक्सुअल फ्रीडम फ्रॉम मदरहुड. तो नॉवेल में इनकम्पैटिबिलिटी को प्रेजेंट किया गया है. इन्होंने क्या किया है, जो सेक्सुअल फ्रीडम और मदरहुड के बीच की जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है. द कैरेक्टर ऑफ रोक्सोना कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटो फेमिनिस्ट बिकॉज शी इंगेजेस इन प्रोस्टिट्यूशन. रोक्सोना का जो कैरेक्टर है प्रोटो फेमिनिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है बिकॉज वो प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज होती है, मीन्स शी हैव सेवरल अफेयर्स एंड सेवरल मैरिजेस. कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन है कैरेक्टर्स. रोक्सोना द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, द लैंडलॉर्ड ज्वेलर एमी, द प्रिंस, द डच मर्चेंट, द क्वेक्रेस सुसान, द ब्रीवर रोक्सोना's ब्रदर, द प्रिंसेस जेंटलमैन, द जीव, द सी कैप्टन's वाइफ, द एल्डरली आंट, द आंट एंड एम अंकल, द पुअर वुमेन. तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. रोक्सोना जिसका कि माना जाता है, रोक्सोना जो है वो नरेटर और जो नॉवेल है इसकी प्रोटोगोनिस्ट है और ऐसा माना जाता है कि रोक्सोना जो है इसका निक नेम है, बट जो बर्थ नेम था वो सुसान कंसीडर किया जाता है. तो याद रखेंगे रोक्सोना इज द प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द रोक्सोना नॉवेल. रोक्सोना निकनेम है और बर्थ नेम सुसान है. The landlord jeweler, a wealthy man who works as a jewel merchant and also owns the home that Roxana and her first husband rent. The landlord jeweler है, ये wealthy man है और ये landlord भी है और साथ ज्वेलरी का मर्चेंट भी है, मतलब ज्वेल का व्यापार भी करता है. रोक्सना अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ इसके घर में किराए पे रहती है. When Roxana is penniless, he tries to help her, but he is also clearly interested in a sexual relationship. Once they live together, he treats her fairly. तो ये जब रोक्सना के पास एक भी पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल पैसा नहीं होता इसके पास, तो ये जो
लॉर्ड हेयर ज्वेलर है, ये इसकी मदद करता है, बट ही वांटेड सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हर, बट लेटर ऑन जब वो रोक्सोना उसके साथ रहने लगती है तो उसके साथ फेयरली ट्रीट करने लगता है। एमी, a servant who is employed by Roxana during her first marriage to the brewer, Roxana and she live 30 years together. She help Roxana in her problems. एमी जो है रोक्सोना की सर्वेंट होती है। जब रोक्सोना अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ रहती है और उसका फर्स्ट हस्बैंड जो ब्रीवर है उसके साथ रहती है, तो एमी को वो सर्वेंट के रूप में रखती है। एमी रोक्सोना की मदद करती है, कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प करती है। और ये दोनों रोक्सोना और एमी ये एक साथ 30 इयर्स रहे थे। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, बिकॉज दे लिव टुगेदर 30 इयर्स। द प्रिंस, द जर्मन aristocrat who meets Roxana and entranced by her beauty, and two of them have a romantic relationship for 8 years. 3 children birth. तो द प्रिंस जो है वो जर्मन एरिस्टोक्रेट फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी मुलाकात रोक्सना से होती है। रोक्सना की ब्यूटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर ये 8 इयर्स तक रिलेशनशिप में रहते हैं और इनके 3 बच्चे भी होते हैं। लेटर ऑन जो प्रिंस है वो रोक्सना को छोड़ देता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो फिर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, बट ही हैज रियल अफेक्शन फॉर रोक्सना। तो फिर वो रोक्सना की तलाश में रहता है उससे शादी करने के लिए। द डच मर्चेंट वर्क्स इन पेरिस हेल्प्स रोक्सना इन ट्रांसपोर्टिंग हर assets at her breakup with the prince and falls in love with her. डच मर्चेंट जो है वो रोक्सना की मदद करता है, ये पेरिस में रहता है और रोक्सना जब अपने सामान को, एसेट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है वापस, तो ये जो डच मर्चेंट है इसकी मदद करता है। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ही स्टार्टेड टू लव हर। द क्वेकरेस, अ फीमेल मेंबर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, लेटर बिकम्स फ्रेंड ऑफ रोक्सना। द क्वेकर्स जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के फीमेल मेंबर होती है और ये रोक्सना की अच्छी फ्रेंड बन जाती है बाद में। Susan, Roxana's daughter, sometimes as an eldest to sometimes youngest. सुसान जो है रोक्सना की बेटी होती है और कभी-कभी ये यंगर डॉटर के रूप में रिप्रेजेंट होती है और कभी-कभी एल्डर डॉटर के रूप में, एल्डेस्ट डॉटर के रूप में। सुसान इसके जो फर्स्ट हस्बैंड होते हैं रोक्सना के, उसकी बच्ची है, उसकी बेटी है। द ब्रीवर, रोक्सना's फर्स्ट हस्बैंड एंड फादर ऑफ हर फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग सुसान। द ब्रीवर जो है रोक्सना का पहला हस्बैंड है और इन दोनों के 5 बच्चे होते हैं जिसमें से एक सुसान भी होती है। रोक्सना, अ फाइनेंशियली केयरलेस मैन हु बिकम्स बैंकरप्ट। यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया, रोक्सना का ब्रदर की बात कही जा रही है, यहाँ पे रोक्सना's ब्रदर होगा जो कि केयरलेस मैन होता है और लेटर ऑन वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो इसे सही कर लेंगे, रोक्सना's ब्रदर यहाँ पे होगा। द प्रिंसेस जेंटलमैन, अ सर्वेंट इन द हाउसहोल्ड ऑफ द जर्मन प्रिंस। तो प्रिंसेस जेंटलमैन जो है वो जर्मन प्रिंस का क्या होता है, सर्वेंट होता है। द जीव, अ ज्वेल मर्चेंट इन पेरिस हु वांटेड टू एक्सपोज रोक्सना's मैरिज इज इलीगल विद द लैंडलॉर्ड ज्वेलर। द जीव जो है वो रोक्सना को क्या करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है। पेरिस में रहता है एक्चुअली रोक्सना, इसके यहाँ अपनी ज्वेलरी बेचने जाती है, तो इसे लगता है कि रोक्सना की जो शादी थी लैंडलॉर्ड ज्वेलर के साथ वो इलीगल थी, तो इसी चीज को वो एक्सपोज करना चाहता है। कैप्टन सिंगलटन 1720, published in 1840, 1927, 1972, 2008। कैप्टन सिंगलटन जो है 1720 में फर्स्ट पब्लिश होता है, फिर ये कई बार रिपब्लिश होते हैं 1840 में, 1927 में, फिर 1972 में, 2008 में। फर्स्ट हाफ सेट इन अफ्रीका, सेकेंड हाफ टैप्स इनटू द कंटेम्पररी फैसिनेशन विद पैरिसी। तो इस नॉवेल का फर्स्ट हाफ जो है अफ्रीका में, जो अफ्रीका कंटिनेंट है वहां पे सेट होता है, और सेकेंड हाफ में कंटेम्पररी फैसिनेशन को प्रेजेंट किया गया पैरिसी के साथ। इट इज अ सेंसिटिव डिपिक्शन ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हीरो एंड हिज रिलीजियस मेंटर क्वेकर विलियम वाल्टर्स। तो इस नॉवेल में एक सेंसिटिव डिपिक्शन प्रेजेंट किया गया है किसके बीच, हीरो के बीच, और हीरो का जो रिलीजियस मेंटर होता है विलियम वाल्टर्स के बीच में। इस नॉवेल का थीम देख लेते हैं, पायरेसी, मर्केंटिलिज्म, एक्सप्लोरेशन, स्लेवरी, ये इस नॉवेल के थीम है।
कैप्टन सिंगलटन नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं कैप्टन बॉब सिंगलटन, विलियम वॉल्टर्स, कैप्टन विलमोट, कैप्टन एवरी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। कैप्टन बॉब सिंगलटन सेलर है, ये एक्सप्लोरर है और साथ में पायरेट भी है। पायरेट्स जो समुद्री डाकू होते हैं। विलियम वॉल्टर्स, अ क्वेकर सर्जन, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ कैप्चर्ड शिप, पुट मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन सिंगलटन। विलियम वॉल्टर्स जो है वो एक सर्जन है और जो कैप्चर्ड शिप पे मतलब शिप को कैप्चर कर लिया गया पायरेट लोगों के द्वारा, तो उसके क्रू का मेंबर भी है। और इस जो विलियम वॉल्टर्स है वो अपना मोरल इन्फ्लुएंस पुट करता है सिंगलटन पर, कैप्टन सिंगलटन पर, जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। कैप्टन विलमोट एंड कैप्टन एवरी, ये दोनों मास्टर हैं शिप्स के। तो ये उन शिप के मास्टर हैं जो पायरेट साइड के हैं। कैप्टन सिंगलटन जिसके द्वारा कैप्टन सिंगलटन के द्वारा ये शिप कमांड किए जाते हैं और उसी शिप के ये कैप्टन है। कैप्टन विलमोट और कैप्टन एवरी मास्टर हैं कैप्टन सिंगलटन के शिप का। ये सभी एक ही ग्रुप के पायरेट हैं। द नेक्स्ट वर्क इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल 1726। इस नॉवेल को डीफो ने 1726 में लिखा था और पब्लिश हुआ था 1819 में। इट इज अ स्टडी ऑफ द डेविल बाय द नॉवेलिस्ट डेनियल डीफो। एक्चुअली यहाँ पे इस नॉवेल में डीफो जो है डेविल की स्टडी करते हैं और डीफो अ प्रोटेस्टेंट डिसेंस्टर बिलीव्ड इन द डेविल एज अ फिजिकल बीइंग एट वर्क इन द वर्ल्ड। तो डीफो कौन है? प्रोटेस्टेंट डिसेंटर हैं और इनको भरोसा है कि जो डेविल होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं इस दुनिया में। द नॉवेल सजेस्ट दैट द डेविल अपीयर्स ऑन अर्थ बोथ इन हिज ओन फॉर्म एंड थ्रू इनहैबिटिंग द बॉडीज एंड माइंड्स ऑफ अदर बीइंग्स। तो इस नॉवेल में ये सजेस्ट किया गया है कि जो डेविल्स होते हैं इस अर्थ पे वो दोनों रूप में होते हैं, अपने रूप में भी होते हैं और दूसरे लोगों के बॉडी और माइंड्स में भी ये होते हैं। Maggie Tulliver reads the political history of the devil as a young child at the beginning of the Meal on the Floss by George Eliot. Maggie Tulliver जो है The Meal on the Floss नॉवेल की क्या है, ये लीड कैरेक्टर है और ये जो जब छोटी होती हैं तो द मील ऑन द फ्लॉस नाम की जो नॉवेल है इसमें जब मैगी यंग एज में होती है तो ये द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल जो नॉवेल इसको रीड कर रही होती है। इट्स मीन दैट कि द मील ऑन द फ्लॉस नॉवेल की स्टार्ट में मैगी को एक यंग चाइल्ड के रूप में दिखाया गया है और साथ ही मैगी को द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल जो नॉवेल है डीफो का इसे पढ़ते हुए दिखाया गया है। द मील ऑन द फ्लॉस किसका वर्क है? जॉर्ज इलियट का। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वर्क है द इंग्लिशमैन 1701। एक्चुअली ये सैटारिकल पोएम है डीफो का, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें इन्होंने किंग विलियम थर्ड को डिफेंड करने के सेंस में इस पोएम को लिखा है। द पोएम क्विकली बिकेम अ बेस्ट सेलर इन इंग्लैंड और ये पोएम जो है बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। तो किस तरह का पोएम है? सैटारिकल पोएम है। किसको डिफेंड किया इन्होंने? किंग विलियम थर्ड को। Memoirs of a Cavalier 1720. Historical fiction है Memoirs of the Cavalier set during the 30 Years War and the England Civil War. इसकी सेटिंग कब होती है? 30 years जो वॉर होता है और इंग्लैंड के सिविल वॉर के समय। The Apparition of Mrs. Will 1706. ये एक पम्फलेट के रूप में फिक्शन है और इसको जब डिफो पब्लिश करते हैं फर्स्ट टाइम में तो ये एनोनिमसली पब्लिश्ड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।